जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर के अटकलों का बाजार तब गर्म हुआ जब उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लगातार इस तरीके की खबरें आ रही थी कि पहलवानों के रुख में नरमी आ गई है। आपको हम बता दें कि लगातार जिस तरीके से उन लोगों का विरोध रहा है, प्रदर्शन रहा है, कहीं ना कहीं अमित शाह से 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद इस तरीके की खबरें आई कि बजरंग पुनिया ने कहा कि अभी उनकी जो रणनीति है वो आगे के लिए तैयार नहीं है। वहीं साक्षी मलिक ने अपने रेलवे की नौकरी में दोबारा से ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन और विरोध में जो नरमी है वो दिखाई पड़नी शुरू हो रही है और ऐसे में आने वाले समय में तस्वीर जो है वो बदली हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको बता दें कि साफ तौर पर पहलवानों ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि किसी तरीके से वो अपने मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसका भी निर्वाह वो लगातार करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभय नाथ के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ध्वस्त पुल देख रहे हैं ये वही ब्रिज है जो कल शाम में भरभराकर रेत के किले की तरह गिर गया था। ये गंगा नदी है और यहाँ पर अगवानी से लेकर सुल्तानगंज तक जो ब्रिज बन रहा था, करीब ये 1700 करोड़ की लागत से ये ब्रिज बन रहा था और पिछले 8 सालों से लगातार ये काम यहाँ पे चला। 2015 में ये काम शुरू हुआ था और लगातार काम चला था। लेकिन कल किस तरीके से गिरा है, तस्वीरों में आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साल में, पिछले साल भी 30 अप्रैल 2022 को यह पुल ध्वस्त हुआ था। तब वो उस तरफ से पाया, जो सुल्तानगंज की तरफ का हिस्सा था वो वहाँ पे ध्वस्त हुआ था और यहाँ पर अब जो आप देख रहे हैं कि ये खगड़िया का जो अगवानी है वहाँ से जो पुल का बढ़ा था 10 नंबर पिलर वो यहाँ पे गिरा है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका गिर चुका है। जो पिलर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। एक पिलर सिर्फ आप देख सकते हैं कि वो दिख रहा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, खगड़िया, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल दिल्ली में देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में जानकारी खुद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके दी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के कृषि और सहकार विभाग को लेकर अमित शाह से लंबी बातचीत हुई। साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र के अगले लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय इकाई चुनाव शिवसेना बीजेपी गठबंधन साथ में मिलकर लड़ेगा और जीतेगा। आज सुबह मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार को लेकर भी अमित शाह से बातचीत हुई। अमित शाह महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार करने को लेकर सकारात्मक है और जल्द ही महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। सीएम शिंदे ने आगे बताया कि महाराष्ट्र सरकार हो या फिर शिवसेना बीजेपी गठबंधन हो, दोनों में कोई मतभेद नहीं है। विपक्ष अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे का छठा दिन न्यूयॉर्क में उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को पीछे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप साफ कार में बैठकर इस कार्यक्रम में आए। अगर आप सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चलाएंगे तो क्या सही से चला पाएंगे? एक के बाद एक हादसे होंगे, लेकिन पीएम मोदी देश की गाड़ी ऐसे ही चला रहे हैं। वे सिर्फ पीछे की तरफ देख रहे हैं, फिर हैरान हो रहे हैं कि हादसे पर हादसे क्यों हो रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी पीछे की सोच रखते हैं। उनसे कुछ भी पूछो वो पीछे की तरफ देखने लगते हैं। उनसे पूछो ट्रेन हादसा कैसे हुआ तो वो कहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने 50 साल पहले ये किया था। उनसे पूछो कि आपने टेक्स्ट बुक से पीरियोडिक टेबल क्यों निकाल दिया तो वो कहेंगे कांग्रेस ने 60 साल पहले ये किया था। राहुल ने कहा कि आप लोगों से बहुत प्यार है, आई लव यू। इसके बाद राहुल ने पूछा कि क्या आपने कभी भाजपा की किसी मीटिंग में ऐसा सुना है, लोगों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा हो? कांग्रेस की बैठकों में ये आम बात है, इसलिए मैं कहता हूं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चलाने आए हैं। राहुल ने कहा कि अभी भारत में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक की अगुवाई महात्मा गांधी करते हैं, जिसे मैं भी मानता हूँ, और दूसरे की अगुवाई गोडसे करते हैं, जिसे बीजेपी के लोग मानते हैं। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी थी। हाईकोर्ट ने यह कहा कि चूंकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, ऐसे में उनको 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि चूंकि उनकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा खराब है और उनकी देखभाल के लिए मनीष सिसोदिया का घर पर होना जरूरी है, इसलिए उन्हें 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया।
लेकिन मानवीय आधार पर हाईकोर्ट ने इतनी राहत जरूर दे दी है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से एक बार मुलाकात जरूर कर सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान हाईकोर्ट ने ये शर्त भी लगाई है कि मनीष सिसोदिया जब अपनी पत्नी से मिलने जाएंगे तो केवल अपनी पत्नी से मुलाकात करेंगे, इसके अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। हाईकोर्ट को इस बात की आशंका है कि जब मनीष सिसोदिया जेल से अपने घर या अस्पताल जाएंगे तो वहां पर मीडिया की मौजूदगी होगी, मीडिया का जमावड़ा होगा। इसलिए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि जब मनीष सिसोदिया जेल से घर या अस्पताल जाएं तो उस समय मीडिया की मौजूदगी वहां नहीं होगी। इस बात का ये सुनिश्चित करने का निर्देश हुआ है। कैमरामैन नितिन के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है। इसकी शुरुआत आज 5 जून से गोला गोकर्णनाथ से हो गई है। यह शिविर हर जिले में लगाने की तैयारी भी की जा रही है। इसमें बूथ से लेकर जिला स्तर तक के करीब 5000 प्रशिक्षणार्थी भाग लेंगे। शिविर में बूथ प्रबंधन से लेकर सन 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रबंधन की पुख्ता रणनीति तैयार की जाएगी। पहले दिन सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सहित अन्य सपा नेता मौजूद रहे। 6 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी संबोधन करने वाले हैं। प्रशिक्षण शिविर में समाजवाद और लोकतंत्र, जातीय जनगणना, आर्थिक संकट, युवा, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय जैसे तमाम सारे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। धार्मिक स्थलों से शिविर का शुरुआत करके समाजवादी पार्टी नर्म हिंदुत्व का संदेश भी देना चाहती है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं को एकजुट करने की पुरजोर कोशिश में पिछले 6 महीने से जुटे हुए थे। यही वजह थी कि पटना में 12 जून को विपक्षी एकता की एक बड़ी बैठक होनी थी, लेकिन फिलहाल उसे टाल दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि कई बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेता उस दौरान मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पहले से ही तय कार्यक्रम है और वो व्यस्त हैं। यही वजह है कि इस मीटिंग को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी इस दौरान अमेरिका के दौरे पर हैं, तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की बात की जाए तो उनके पहले से ही तय कार्यक्रमों की व्यस्तता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो वो भी व्यस्त रहेंगे। वहीं आपको बता दें, पिछले 6 महीने से नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन 2 दिन के दौरे पर राजधानी दिल्ली में हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर पर उनकी आगवानी की। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वो आपसी रक्षा सहयोग के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के भारत में जेट इंजन कारखाना खोलने पर भी रजामंदी बनने वाली है, क्योंकि तेजस में इसी कंपनी का इंजन इस्तेमाल होता है। इस बात पर अंतिम मुहर प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरा पर लगने वाला है। आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री का यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि चीन के साथ भारत की भी तनातनी रहती है, तो उसी तरह अमेरिका का भी चीन के साथ तनातनी रह रहा है। इसलिए प्रशांत महासागर में सुरक्षा को लेकर भी कई अहम मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत चल रही है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। पंजाब यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी के मुद्दे को लेकर आज पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सहमति नहीं बन पाई है। अब अगली बैठक 3 जुलाई को बुलाई गई है। आपको बता दें कि इस बैठक को हरियाणा और पंजाब के सीएम की इस अहम बैठक की अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। मान ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी राज्य की विरासत है, इस पर पंजाब किसी भी तरह का बदलाव बर्दाश्त नहीं करेगा। मान ने कहा कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के लोगों के साथ भावनात्मक रिश्ता रखता है और यह राज्य की विरासत के प्रतीक है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के कॉलेजों को भी पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होनी चाहिए। हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी राज्य के हिस्से की बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और पार्टी ने टैगलाइन राजस्थान चुनाव के लिए तय कर लिया है। साथ ही वो तमाम मुद्दे तय कर लिए हैं जिसे लेकर वो राजस्थान के गहलोत सरकार को घेरेगी। बीजेपी ने अब नहीं सहेगा राजस्थान
का टैगलाइन तैयार किया है और हर मुद्दे के साथ इस टैगलाइन को जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, अभी जो फ्री बिजली के जो वादे किए गए हैं उसे लेकर भी बीजेपी काफ़ी गंभीरता से विचार कर रही है और सवाल ये बताया जा रहा है, उठाया ये जा रहा है कि आखिर जब राजस्थान में बिजली आती ही नहीं तो फ्री बिजली देने का मतलब क्या है। जहां तक चेहरों का सवाल है, मोदी का चेहरा ही सामने होगा, यानी गहलोत वर्सेज मोदी राजस्थान में कराने की योजना बीजेपी की है। घोषणा पत्र समय से काफ़ी पहले लाया जाएगा और आम जनता के बीच उसे लेकर पहुंचा जा सकेगा। ये एक नया प्रयास बीजेपी राजस्थान में करने जा रही है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए ज़्यादा संख्या में आतंकियों की घुसपैठ जम्मू कश्मीर में करवाई जा सके। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान टनल के रास्ते आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। इसी आशंका के चलते बीएसएफ की ओर से बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा और गठुआ सेक्टर में एंटी टनल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि अगर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने घुसपैठ के लिए इन इलाकों में टनल खोदी हो तो उस टनल को डिटेक्ट किया जा सके। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या 20 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इतना ही नहीं, 4 जून तक रजिस्ट्रेशन का ये आंकड़ा 40 लाख को भी पार कर गया है। ये आंकड़ा उत्तराखंड पर्यटन विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा 7.13 लाख तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 15 जून तक केदारनाथ धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हुई है। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम साफ होने पर रोजाना 60,000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के इस तीर्थ में 4 जून तक 8,551 लोग दर्शन कर चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ में ये आंकड़ा 20 लाख को पार कर चुका है और अभी भी करीब 20 लाख ऐसे तीर्थयात्री हैं जो यात्रा के इंतजार में हैं। पूजा राठौर, शर्मा, न्यूज़ 24। पाकिस्तान आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको नामोशी का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि पाकिस्तान में बैठे हुए स्मगलर भारत के थ्रू ड्रग्स की सप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन बीएसएफ के जो जवान हैं उनके मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। और यही कारण है कि अटारी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रतनखुर्द जो गाँव है वहाँ पर बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया है, क्योंकि जून महीने का पहला ड्रोन है जहां पर ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी और जब बीएसएफ ने खेतों की तलाशी ली तो वहां पर हीरोइन की एक बड़ी खेप मिली है। गुरदासपुर हो, अमृतसर हो, तरन तारण हो, जहां फिर अबोहर फाजिलका के एरिए में अलग अलग स्थानों पर स्मगलर चाहते हैं कि भारत में ड्रग्स सप्लाई की जाए, लेकिन जो बीएसएफ की चौकसी है उनके मंसूबों को नाकाम कर रही है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। पिछले साल की तरह इस साल भी एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईटी मद्रास पूरे देश में टॉप पर रहा है। यहाँ आपको बता दें कि इसके बाद दूसरे स्थान पर आईआईएससी बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे को मिला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक बार फिर से देश का टॉप रैंक का इंस्टीट्यूट बनने में सफल हुआ है। लगातार 5 सालों से आईआईटी मद्रास देश का टॉप रैंक इंस्टीट्यूट रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आईआईएससी बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे को पीछे छोड़कर आईआईटी दिल्ली काबिज हुआ है। बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आईआईएससी बेंगलुरु पहले स्थान पर काबिज, दूसरे स्थान पर जेएनयू और तीसरे स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिया को मिला है। पिछले साल छठे पायदान पर रहने वाला बीएचयू इस बार 5वें स्थान पर आ गया है। हर साल एनआईआरएफ पूरे देश में तमाम यूनिवर्सिटीज, शैक्षिक संस्थान और कॉलेजेस की टॉप रैंकिंग जारी करते हैं और इस साल की टॉप रैंकिंग में एक बार फिर से बेंगलुरु ने बाजी मारी है। लेकिन अगर कॉलेजेस की बात करें तो एक बार फिर मिरांडा हाउस ने पहले स्थान पर आके तमाम कॉलेजेस को चौंका दिया है। कैमरामैन रफीक के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। करीब 32 साल ही सही, लेकिन वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को सजा मिल गई। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास
के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल 3 अगस्त 1991 को वाराणसी की चेतगंज थाना क्षेत्र कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई के साथ घर के बाहर खड़े थे। अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई। फायरिंग में घायल अवधेश राय को पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। भाई अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाना क्षेत्र मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम पर FIR दर्ज कराई थी। नामजद किए गए 5 आरोपियों में से एक आरोपी अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। वाराणसी की MP MLA कोर्ट में अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी की तरफ से 41 पन्ने की लिखित बहस दाखिल की गई। वहीं पीड़ित परिवार और वादी मुकदमा अजय राय की तरफ से 36 पेज की लिखित बहस और 12 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सजा का ऐलान होने के बाद अवधेश राय के भाई अजय राय ने कहा, न्याय मिला, देर से ही मिला। आपको बताते बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के 3 और लखनऊ जेलर पर हमले के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से सजा सुनाई जा चुकी है। ये 5वां ऐसा मामला था जो सबसे बड़ा था, जिसमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने आज से 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की अपनी योजना की शुरुआत कर दी है। इस साल के बजट में इसका ऐलान किया गया था और सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि 76 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा, लेकिन अब 14 लाख लोगों के साथ इसकी शुरुआत राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार कर रही है। खास बात यह है कि इनमें उज्ज्वला गैस के सभी लाभार्थियों को शामिल किया गया है। CM अशोक गहलोत खुद इसमें मौजूद थे। अपने हाथों से लाभार्थियों को उन्होंने 500 रुपये का गैस सिलेंडर दिया, सब्सिडी उनके खाते में ट्रांसफ़र की है और सरकार की कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में अपनी सभी योजनाओं को इसी तरह से लाभार्थी तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सरकार की इस योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके। फिलहाल तो यही देखना होगा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की इस योजना का लाभ कितनी ईमानदारी से आम लोगों तक पहुंच पाता है, क्योंकि ऐसे लाभार्थियों की संख्या 76 लाख से भी अधिक है और इन सभी का महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण किया गया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। बी आर चोपड़ा के महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले गूफी पेंटल का आज सुबह 9 बजे निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि गूफी पेंटल के बेटे हैरी पेंटल ने अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर करके बताया है। आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से गूफी पेंटल फरीदाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां पे उन्हें दिल का और किडनी का प्रॉब्लम हुआ था, जिसके बाद किडनी फेलियर की वजह से उन्हें जल्द से जल्द मुंबई के अंधेरी स्थित हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद आज सोमवार को सुबह 9 बजे गूफी पेंटल का निधन हो गया। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो गूफी पेंटल बी आर चोपड़ा के महाभारत में शकुनी का किरदार की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे और उन्होंने टीवी पे ही लास्ट शो जय श्री कृष्णा किया था। इसके बाद गूफी पेंटल बीमार होने लगे थे, जिसके बाद उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। आज शाम के 4 बजे मुंबई में उनका अंतिम संस्कार होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24, मुंबई। केवल कुछ सप्ताह बाद ही 1 जुलाई से कश्मीर घाटी में पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और इस यात्रा को लेकर तैयारियां अभी से जोरों पर नजर आ रही है। एक तरफ BRO द्वारा बालतल बेस कैंप और चंदनवाड़ी बेस कैंप से पवित्र गुफा तक रास्ते से बर्फ हटाने का काम जोरों से जारी है और BRO को क्योंकि पहली बार इस रास्ते को संभालने का काम दिया गया है, इसके चलते BRO द्वारा रास्ते से बर्फ हटाने के साथ साथ पूरे रास्ते को चौड़ा भी किया जा रहा है। पहले से अच्छा रास्ता दोनों तरफ से बालतल और पहलगाम के तरफ से बनाया जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष माना जा रहा है कि 5 लाख के करीब अमरनाथ यात्री यहां यात्रा के लिए पहुंचेंगे। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। अहमदाबाद को मिला हाईटेक हेरिटेज बस अड्डा। गुजरात में राज्य परिवहन की बसों के लिए एयरपोर्ट के स्तर के हाईटेक बस डिपो के बाद में अब पहली बार गुजरात में किसी शहर को हाईटेक हेरिटेज बस अड्डा मिला है। अहमदाबाद के लाल दरवाजा इलाके में 9 करोड़ के खर्च से बनाए गए लाल दरवाजा टर्मिनस का आज लोकार्पण किया गया। 11,584 स्क्वायर मीटर में पूरा टर्मिनस फैला हुआ है, जहां पर रोजाना 2.25 लाख यात्रियों का आना जाना रहता है। यहाँ से रोज 450 सिटी बस प्रस्थान होगी जो शहर के 49 रूटों पर चलेंगी। सबसे खास बात यह है कि इस अड्डे को एक हेरिटेज लुक दिया गया है और राजस्थान के भरतपुर से लाए गए पत्थरों से इस बस अड्डे को इस कदर बनाया गया है कि बस अड्डे के भीतर का तापमान बाहर के तापमान से 5 डिग्री कम रहेगा। पूरा बस अड्डा CCTV की निगरानी में रहेगा। ये पहली बार है जब अहमदाबाद में इस तरह का
बस अड्डा बनाया गया है और इसी की तर्ज में अन्य शहरों में भी इसी तरह के बस अड्डे बनाए जाएंगे। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। गुजरात में बनेगी गीगा फैक्ट्री, सरकार और टाटा के बीच हुआ MOU, 13,000 लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर। गुजरात में देश की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री बनने जा रही है और इसके लिए बनी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के तहत गुजरात सरकार और टाटा ग्रुप ने MOU भी साइन कर लिया है। गुजरात में लगने वाली ये गीगाबाइट फैक्ट्री देश में इस प्रकार का पहला लिथियम आयन सेल उत्पाद प्लांट होगा। इस प्लांट से करीब 13,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश होगा, जिससे 20 गीगाबाइट क्षमता के साथ उत्पादन शुरू होगा। इस प्लांट के जरिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 13,000 लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। टाटा ग्रुप के इस प्लांट की स्थापना से गुजरात लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। साथ ही राज्य में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इको सिस्टम को भी स्थापित करने में मदद मिलेगी। MOU साइन करते समय गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित अन्य मंत्री और संतरी के साथ साथ टाटा ग्रुप के भी कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। राजस्थान में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ED यानी कि प्रवर्तन निर्देशालय की एंट्री हो चुकी है। दरअसल आज ED के अधिकारियों ने बाड़मेर और डूंगरपुर में छापे मारे और इस छापे की कार्रवाई के दौरान कई सारे दस्तावेज भी जब्त किए। ED के अधिकारी लगातार पिछले कुछ वक्त से सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक होने मामले की जांच कर रहे थे और इस मामले में RPSC के सदस्य बाबूलाल कटारा और ठेकेदार भजनलाल विश्नोई के यहाँ ED अधिकारियों के छापे पड़े। कहा जा रहा है कि जिस तरह से सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं उसमें इन लोगों की भूमिका भी सामने आई थी, जिसके बाद से राजस्थान की SOG इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। इन लोगों को गिरफ्तार भी राजस्थान की SOG ने किया था। अदालत में इनके खिलाफ चालान पेश किया गया है। मामले की तफ्तीश जारी है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि ED की पहली इस कार्रवाई के बाद अब किस तरह का माहौल आने वाले दिनों में राजस्थान में दिखाई देता है। फिलहाल तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ED की आज की इस पहली बड़ी कार्रवाई के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।